गुड मॉर्निंग गाइस। आज यानी 21 फरवरी की क्या है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, आइए विस्तार से जानते हैं। आज की पहली न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा भारत के पूर्व कैप्टन विराट कोहली। उम्मीद करता हूँ न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट अगर इस न्यूज़ से रिलेटेड जाने तो एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से जानते जाइएगा। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में सभी प्रारूपों में 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के छठे और सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। इसके साथ ही किंग कोहली ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के सबसे तेज 25,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। कोहली ने यह बड़ी उपलब्धि 549 इंटरनेशनल पारियों में हासिल की है। इसके अलावा इस लिस्ट में अब तीसरे और चौथे नंबर पर क्रमशः रिकी पॉन्टिंग 588 पारियां और जैक स्कैलिस 594 पारियों का नंबर आता है। तो ये थी आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ विराट कोहली से रिलेटेड। न्यूज़ क्या है एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली। अब स्क्रीन में कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे पहला नाम है स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन रह चुके हैं। विराट कोहली तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन रह चुके हैं। इसके अलावा केन विलियमसन की बात करें तो न्यूजीलैंड टीम के पूर्व कैप्टन रह चुके हैं। जो रूट इंग्लैंड टीम के पूर्व कैप्टन रह चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा रन किसके नाम है, तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जो कि हमारे भारत रत्न भी हैं, जिनको 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और भारत रत्न इतनी कम उम्र में पाने वाले ये पहले भारतीय व्यक्ति बने थे। ये भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रन चाहे वनडे कहो चाहे टेस्ट क्रिकेट कहो उसमें सचिन तेंदुलकर के नाम ही है। अच्छा, भारतीय क्रिकेट की बात आई है तो क्या आप जानते हैं भारतीय वनडे क्रिकेट टीम और भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के वर्तमान में कैप्टन कौन है? तो ये रोहित शर्मा है। और भारतीय T20 टीम के कैप्टन कौन है? तो ये हार्दिक पांड्या है। इसके अलावा और अगर क्रिकेट से रिलेटेड बात करें तो अभी आपको पता है विमेंस प्रीमियर लीग आईपीएल की ही तर्ज पर विमेंस प्रीमियर लीग पहली बार होने जा रहा है 2023 के अंदर, जहां पर 5 टीमें भाग लेने जा रही हैं। और इससे रिलेटेड एक फैक्ट आपको याद रखना है कि भारत की क्रिकेटर स्मृति मंधाना 3.4 करोड़ की सबसे महंगी बिकने वाली WPL की खिलाड़ी बनी है। इनको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने खरीदा है। उम्मीद करता हूँ ये सारी न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करिए। आईपीएल 2023 के अंदर किंग्स इलेवन पंजाब ने सबसे महंगे किस खिलाड़ी को खरीदा है, क्योंकि ये न्यूज़ आपके एग्जाम का हिस्सा रहेगी। उम्मीद करता हूँ आज की पहली न्यूज़ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा। तो क्या है पूरी न्यूज़, आइए विस्तार से जानते हैं। तो इस न्यूज़ में है उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा के गोरखपुर शहर में तैयार किया जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ लोग को डाउट होगा कि गोरखपुर तो शहर उत्तर प्रदेश में आता है, तो ऐसा बिल्कुल है, उत्तर प्रदेश में भी गोरखपुर शहर आता है और हरियाणा में भी गोरखपुर शहर आता है। तो उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा के गोरखपुर शहर में तैयार किया जा रहा है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत प्रोजेक्ट यानी GHAVP के तहत 700 मेगावाट क्षमता की 2 यूनिट्स हैं। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए कुल 20,594 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 4,906 करोड़ अब तक खर्च किए जा चुके हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार ने ऐसे 10 न्यूक्लियर रिएक्टरों की स्थापना के लिए व्यापक स्वीकृति दी है। तो यहाँ पर आपको पहली बात तो न्यूज़ याद रखनी है कि हरियाणा के गोरखपुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कितने मेगावाट क्षमता का है, तो 700 मेगावाट क्षमता का है। इसके अलावा बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है, तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा, ये है जितेंद्र सिंह। तो एक बार फिर से न्यूज़ को देख लीजिए। हरियाणा राज्य में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। अब यहाँ पर 4 राज्य आपकी स्क्रीन में लिखे हुए हैं। पहला हिमाचल प्रदेश है जिसकी राजधानी धर्मशाला है। इसके अलावा एक और इसकी राजधानी है शिमला, ठीक है। कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करिए धर्मशाला और शिमला कौन कौन प्रकार की राजधानियां हैं। पंजाब की बात करें तो इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की बात करें तो इसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। उत्तराखंड की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, गैरसैंण, और दूसरी राजधानी क्या है, देहरादून। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है और देहरादून शीतकालीन राजधानी है। उम्मीद करता हूँ से सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको पॉइंट क्लियर हो गए हैं ना,
तो आप कमेंट कॉलम में जाकर के इन चारों राज्यों के गवर्नर जरूर बता दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं आप करंट अफेयर पढ़ने के साथ साथ स्टैटिक जीके को कमेंट कॉलम में एक दूसरे को बताते जाया करें, जिससे एक दूसरे को बहुत सारी स्टैटिक जीके आने लगेगी। ठीक है गाइज, तो उम्मीद करता हूं ये न्यूज़ भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सागर परिक्रमा के तीसरे फेज का अनावरण किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो इसका सही आंसर होगा पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला ने सागर परिक्रमा के तीसरे फेज का अनावरण किया है। तो आइए न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सागर परिक्रमा का तीसरा चरण सूरत के हजीरा बंदरगाह पर शुरू हुआ है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मछुआरों के मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से सागर परिक्रमा का अनावरण किया है। यह मछुआरों सहित मत्स्य पालन के सभी हितधारकों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने का एक मंच है। 3 दिवसीय परिक्रमा का समापन 21 फरवरी को मुंबई में होगा। उन्होंने बताया कि मत्स्य क्षेत्र के लिए 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं को लागू किया जाएगा। तो न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सागर परिक्रमा का तीसरा चरण सूरत के हजीरा बंदरगाह पर शुरू हुआ है। अब यहीं से आपको स्टैटिक जीके के पॉइंट सारे के सारे पकड़ने हैं और अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये कि केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जो कि मछुआरा मंत्रालय अपने पास संभाले हुए हैं, और दूसरा पॉइंट सागर परिक्रमा का जो तीसरा चरण है ये शुरू जहां से हुआ, ये भी स्टैटिक जीके का पॉइंट है। तो हो सकता है यही आपके एग्जाम में आ जाए कि हजीरा बंदरगाह कहाँ पर पड़ता है, तो सूरत में पड़ता है। और सूरत शहर कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। अच्छा, कमेंट कॉल में बताइए कि सूरत शहर किस एक नदी के किनारे बसा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो फिर से देख लीजिए, सागर परिक्रमा के तीसरे फेज का अनावरण में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान के पास कौन सा मंत्रालय है, तो शिक्षा मंत्रालय है। अर्जुन मुंडा के पास कौन सा मंत्रालय है, तो जनजातीय मंत्रालय है। सर्बानंद सोनोवाल के पास कौन सा मंत्रालय है? कमेंट कॉलम में जाकर आप जल्दी से आंसर करिए। बढ़ेंगे फिलहाल आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक किस देश ने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा प्यारा भारत। तो बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक हमारे प्यारे भारत ने जीता है। आइए डिटेल न्यूज़ को पढ़ते हैं। तो भारत ने इतिहास रचते हुए बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में पहली बार कांस्य पदक जीता है। भारत को सेमीफाइनल मुकाबलों में चीन से 2-3 से हार का सामना करना पड़ा है। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और एचएस प्रणय को अपने अपने मैच में हार का सामना करना पड़ा है। भारत ने इससे पहले क्वार्टर फाइनल में हांगकांग को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। 2023 बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का आयोजन दुबई में किया गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे स्टैटिक जीके के पॉइंट क्लियर कराए। पहले तो करंट अफेयर ये याद रखनी है कि भारत ने बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में पहली बार कांस्य पदक जीता है। और दूसरे पॉइंट जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी किस एक खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु हैं और एचएस प्रणय है। और पीवी सिंधु ने तो 2 बार ओलंपिक में पदक जीतने का भी रिकॉर्ड बनाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि 2023 बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का आयोजन दुबई में किया गया है। तो न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर 4 देश आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। पहला देश है अपना प्यारा भारत, जिसकी राजधानी न्यू दिल्ली है। चाइना की राजधानी क्या है, तो आप कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करिए। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, तो ये सियोल है। और मलेशिया की राजधानी क्या है, तो ये कुआलालंपुर है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सारी न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ेंगे फिलहाल आज की अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 20 फरवरी को मनाते हैं। आइए डिटेल न्यूज़ को बहुत ही अच्छे से जानेंगे। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस की बात करें तो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य गरीबी, शारीरिक भेदभाव, लैंगिक असमानता, धार्मिक भेदभाव और निरक्षरता को खत्म करना है और ऐसे समाज का निर्माण करना है जो सामाजिक रूप से एकीकृत हो। इस दिवस के 2023 के आयोजन की थीम सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 10 जून 2008 को आईएलओ घोषणा के तहत इसकी शुरुआत करी थी। तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर के अलावा बहुत सारे स्टैटिक जीके के पॉइंट मैंने क्लियर कराए। सबसे पहला पॉइंट तो यही याद रखना कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस यानी विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी थीम क्या रही है, तो इसकी थीम रही है सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना। और दूसरी बात, किसके द्वारा इसे मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन
जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कमेंट कॉलम में जाकर आंसर ये करिए, जिनेवा स्विट्जरलैंड में और कौन किन 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 संगठनों के हेडक्वार्टर पड़ते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स मैंने अपने वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे वीडियोस जिसने भी नहीं देखे हैं हेडक्वार्टर के, वो जाकर के मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकता है। सक्सेस सीरीज़ नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर मैंने एक हेडक्वार्टर वाला पूरा वीडियो डिस्कस किया है, तो जाकर के उसको देख जरूर लीजिए। ठीक है, तो ये थी आज की न्यूज़। मैं एक बार आपको रिवाइज जरूर कराता हूँ। तो याद रखिए, विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 20 फरवरी के दिन। अब इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड न्यूज़ आई है, तो बात करते हैं फरवरी में कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट डे मनाए हैं। तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया था। 4 फरवरी को हम लोगों ने कौन सा डे मनाया था, वर्ल्ड कैंसर डे मनाया था। ठीक है, तो ये 2 डे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं फरवरी के अंदर। जनवरी के अंदर अगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे की बात करें तो 1 जनवरी को डीआरडीओ ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। इसके अलावा 4 जनवरी को लुई ब्रेल डे मनाया जाता है। हम लोग मनाते हैं 9 जनवरी को एनआरआई डे। इसके अलावा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। बात करें 12 जनवरी को, तो स्वामी विवेकानंद जी की जन्म तिथि मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। इसके अलावा बात करें तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी की अगर बात करें तो 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाते हैं। इसके अलावा बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 27 जनवरी को मनाते हैं और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके बीच तमाम सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आया होगा। बढ़ते फिलहाल आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा। तो भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक 2023 के चौथे संस्करण का आयोजन 21 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। इस एक्सरसाइज में भारतीय दल का नेतृत्व 14वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स द्वारा किया जाएगा, जो पश्चिमी कमान का हिस्सा है। साथ ही उज्बेकिस्तान सेना का प्रतिनिधित्व उज्बेकिस्तान सेना के उत्तर पश्चिम सैन्य जिले के सैनिकों द्वारा किया जाएगा। इसका पहली बार आयोजन नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। न्यूज़ क्या है, तो भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा। अभी मैंने उत्तराखंड के बारे में भी आपको बताया था, हिमाचल प्रदेश के बारे में भी आपको बताया था। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो इसकी राजधानी क्या है, क्या आप जानते हैं? तो कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करें। राजस्थान की बात करें तो पिंक सिटी यानी जयपुर इसकी राजधानी है। तो ये थी आज की अगली न्यूज़। आपने अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है जहां पर मैंने युद्ध अभ्यासों को डिस्कस किया है, तो जाकर के प्लेलिस्ट में चेक करिए, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा। बढ़ते फिलहाल आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, यूनिसेफ इंडिया किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर होगा आयुष्मान खुराना को। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि यूनिसेफ इंडिया ने अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस पर खुराना ने बताया कि यूनिसेफ इंडिया के साथ एक नेशनल एम्बेसडर के तौर पर बाल अधिकारों की वकालत को आगे बढ़ाना मेरे लिए सम्मान की बात है। इससे पूर्व 2020 में यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी एडवोकेट थे। यूनिसेफ यूएन की एजेंसी है, यानी यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है जो दुनिया भर में बाल अधिकारों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो 1946 के अंदर करी गई थी। तो ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम का हिस्सा बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि यूनिसेफ इंडिया ने अपना नेशनल एम्बेसडर किसे बनाया है, आयुष्मान खुराना को बनाया है। बढ़ते फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है। तो इसका सही आंसर होगा गरुड़ एरो स्पेस। ठीक है गाइस, तो मेरा मार्कर काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क की कुछ दिक्कत है, कोई बात नहीं है। तो भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है। तो इसका सही आंसर होगा गरुड़ एरो स्पेस ने। आइए डिटेल न्यूज़ जानते हैं। तो गरुड़ एरो स्पेस ने बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 शो में अपने नवीनतम सौर संचालित मानव रहित टोही हवाई जे ग्लाइडर सूरज का अनावरण किया। डीआरडीओ के पूर्व अध्यक्ष और रक्षा मंत्री के वर्तमान प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर सतीश रेड्डी ने इस ड्रोन का अनावरण किया है। यह ड्रोन हाई एल्टीट्यूड वाला
ISR ड्रोन है जिसे विशेष रूप से निगरानी कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। ड्रोन के जे आकार वाले पंख सौर ऊर्जा से चलने वाले सेल से लैस हैं। गरुड़ एरोस्पेस भारत का एक मानव केंद्रित ड्रोन स्टार्टअप है। इसकी स्थापना 2015 में करी गई थी। तो याद रखिएगा गाइस, भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया? तो इसका सही आंसर है गरुड़ एरोस्पेस। और आपने जान लिया 2015 में गरुड़ एरोस्पेस की स्थापना करी गई थी। अब यहाँ पर DRDO की बात आई है तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो मैं आपको बता दूं, इसके अध्यक्ष वर्तमान में है समीर कामत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो इसका सही आंसर होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो स्वस्थ मन स्वस्थ घर नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक चलने वाला एक वर्ष का अभियान है। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुरूप है और साथ ही फिट इंडिया मूवमेंट 2019 पर केंद्रित है। स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान के तहत देश भर में 1.56 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में हर महीने की 14 तारीख को स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाएगा। तो याद रखिएगा, स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है? आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? जबकि शिक्षा मंत्रालय के धर्मेंद्र प्रधान है और गृह मंत्रालय अमित शाह के पास है। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि आज की क्लास में मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ऐड किया है और ये है MCQ फॉर्म्स। क्योंकि MCQ में जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको लगाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आपका दिन मंगलमय हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।